अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में आज अपन बात स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि अपनी जो अगली क्लास होगी वह राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में होगी। और कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर? राजस्थान के क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अपन क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज अपन को क्या पढ़ना है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो बात करते हैं अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो मैं आपको बताऊं भौतिक किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भौतिक किसे कहते हैं, तो भौतिक का अर्थ होता है स्थलमंडल पर जो हमारा धरातल है, स्थलमंडल पर अपन को मान ले पर्वत दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पर्वत। साथ में क्या दिखाई देते हैं? पठार। साथ में पहाड़ियां। बात करें अपन मैदान की, मैदान। बात करें नदियां। उसके अलावा अपन बात करें झील एंड बहुत सारे। जैसे कि मैंने आपको बताया अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक का अर्थ बताया मैंने आपको, स्थलमंडल पर अपन को पर्वत दिखाई देते हैं, पठार दिखाई देते हैं, पहाड़ियां, उसके अलावा मैदान, नदियां, झील, इन सब का अध्ययन ये बताया मैंने आपको। भौतिक का अर्थ क्या होता है? अपन को जो अपना धरातल है उस पे जो भी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि अपन को दिखाई देते हैं पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, उसके अलावा अपन बात करें कोई स्थलाकृति की, तो अपन को धरातल पर जो भी या अपन को पृथ्वी पे जो भी चीजें दिखाई देती है उन सबको किस कैटेगरी में रखते हैं? अपन भौतिक की कैटेगरी में रखते हैं। और प्रदेश के अगर अर्थ की बात करें तो इस प्रदेश का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष। मैंने अभी तक आपको बताया भौतिक का अर्थ बताया, स्थलमंडल पर अपन को जो भी चीजें दिखाई देती है जैसे कि पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, झील, इन सब का अध्ययन। प्रदेश का अर्थ बताया मैंने आपको क्षेत्र विशेष, मतलब पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, नदियां और झील, इन सब का अध्ययन अपन किसमें करेंगे? क्षेत्र विशेष में करेंगे। इन चीजों का अध्ययन, अपन को धरातल पे जो भी चीजें दिखाई देती है इन चीजों का अध्ययन अपन क्षेत्र विशेष में करेंगे। उसे क्या बोलेंगे? भौतिक प्रदेश। उसे क्या कहेंगे अपन? भौतिक प्रदेश। तो मैंने आपके सामने भौतिक प्रदेश की परिभाषा बताई। स्थलमंडल पर अपन को जो भी स्थलाकृति जैसे कि पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, नदियां, झील, वन, वनस्पति, ये सब अपन को दिखाई देती है और इनका अध्ययन जब अपन क्षेत्र विशेष में करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश की परिभाषा बताई मैंने आपको, स्थलमंडल पर अपन को जो भी चीजें दिखाई देती है उन सबका अध्ययन जब क्षेत्र विशेष में किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? भौतिक प्रदेश। अब अपन जैसे कि इन चीजों का अध्ययन राजस्थान के संदर्भ में करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसके आगे की बात बताता हूं मैं आपको। मैंने अभी तक आपको भौतिक प्रदेश की परिभाषा बताई है, इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, उसके अलावा बात करें अपन मैदान की, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये जो पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां या फिर मैदान है इन सब का अपन निर्धारण किससे करेंगे? कब पर्वत को किसे कहेंगे, पठार किसे कहेंगे, पहाड़ किसे कहेंगे, पहाड़ियां किसे कहेंगे और मैदान किसे कहेंगे? तो ये जो चीजें बताई मैंने आपको इन सब का अपन करते हैं, इन सब का
इन सब का निर्धारण किससे किया जाता है? अगर आप मेरे से पूछे इन सब का निर्धारण किससे किया जाता है, तो इन सब का निर्धारण किससे किया जाता है? ऊंचाई से। इन सब का निर्धारण अपन पठार किसे बोलेंगे, पर्वत किसे बोलेंगे, पहाड़ किसे बोलेंगे, पहाड़ियां किसे बोलेंगे और मैदान किसे बोलेंगे, ये जो बातें हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऊंचाई के ऊपर। अपन ऊंचाई से ही अनुमान लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि ये तो पर्वत में है, ये पठार में है, ये पहाड़ियां में है, या फिर ये पहाड़ या फिर मैदान है। तो इन सब का अपन निर्धारण किससे करते हैं? ऊंचाई से। और ऊंचाई का भी मापन कहां से लेंगे अपन? ऊंचाई का मापन कहां से करेंगे? ऊंचाई का मापन करेंगे अपन समुद्र तल से। समुद्र तल से ऊंचाई का मापन कहां से करेंगे अपन? समुद्र तल से। अब आप मेरे से बोल सकते हो सर ऊंचाई तो हमारे गांव से भी नाप सकते हैं या फिर जिले से भी नाप सकते हैं, लेकिन धरातल की जो स्थलाकृति होती है ना वो उबड़ खाबड़ होती है। इसी कारण अपन को किसी की भी हाइट मापनी हो, उसकी हाइट अपन किससे मापेंगे? समुद्र तल से, क्योंकि जो समुद्र का तल होता है वह सपाट होता है। इसी कारण अपन ये जो पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां या फिर मैदान मैंने आपको बताया, इन सब का निर्धारण अपन किससे करेंगे? समुद्र तल से करेंगे। और अगर बात करें अपन पूर्व में ऊंचाई का निर्धारण कहां से होता था? पूर्व में ऊंचाई का निर्धारण होता था मुंबई से। पूर्व में ऊंचाई का निर्धारण कहां से होता था? मुंबई से। मतलब अपन किसी भी चीज की अगर हाइट को नापेंगे तो मुंबई से नापते थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें अपन, वर्तमान में सी लेवल का निर्धारण कहां से होता है? मद्रास से होता है। और मद्रास को मैं क्या लिख सकता हूं? चेन्नई। ये बात बताई मैंने आपको। मैंने पहले आपको बताया भौतिक प्रदेश की परिभाषा बताई का पर्वत पर मतलब धरातल पर स्थित पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, इन सब का अध्ययन जब क्षेत्र विशेष में किया जाता है तो उसको भौतिक प्रदेश बोला जाता है। अब अपन जैसे कि राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो उसको राजस्थान का भौतिक प्रदेश बोल देंगे। फिर मैंने आपको बताया ये जो पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां या फिर मैदान है, इन सब का निर्धारण अपन किससे करते हैं? ऊंचाई से। और ऊंचाई को कहां से मापते हैं अपन? समुद्र तल से, मतलब सी लेवल से इस ऊंचाई को मापते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया पूर्व में भारत का सी लेवल कहां से था? बॉम्बे से। लेकिन वर्तमान में भारत का सी लेवल कहां से है? चेन्नई से। ये बात मैंने आपको बताई। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये मैं आपके लिए जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनकी रूपरेखा बना रहा हूं। उसके बाद में अपन बात करें तो मैदान किसे कहेंगे? आप मेरे से पूछ सकते हो मैदान किसे कहेंगे? मैदान किसे कहेंगे? तो मैदान के लिए मैं आपके सामने एक ये डायग्राम बनाता हूं। ये बना दिया मैंने आपके लिए। जो मैदान है उसके लिए अगर समुद्र तल से बात करें अपन, समुद्र तल से अगर 300 मीटर ऊंचाई हो, अगर समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई हो तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? उसको अपन मैदान की श्रेणी में रखेंगे। उसके पश्चात अपन बात करते हैं आगे की। तो आगे जैसे कि एक डायग्राम ये बनाया मैंने आपके सामने, ये वाला। इसमें क्या लिखेंगे अपन? पठार। और ऊंचाई का मापन कहां से करेंगे? समुद्र तल से। और मैंने यहां पे बताया समुद्र तल से अगर 300 मीटर तक की ऊंचाई हो तो उसको मैदान की कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर आगे मैं क्या बता रहा हूं आपको, समुद्र तल से 300 मीटर से तो ज्यादा हो और 600 मीटर से कम हो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? पठार की श्रेणी में रखेंगे। मैंने आपको बताया समुद्र तल से अगर अपन हाइट नापे तो अगर 300 मीटर के आसपास हो तो उसको अपन मैदान की कैटेगरी में रखेंगे। 300 से अधिक हो और 600 से कम हो उसको अपन क्या बोलेंगे? पठार। इसके आगे की बात करते हैं। एक डायग्राम ये बनाता हूं मैं आपके सामने, ये बना दिया मैंने। और यहां पे भी निर्धारण किससे करेंगे अपन? समुद्र
तल से। और बात करेंगे अपन पहाड़ियों की। पहाड़ियां, क्या बताया मैंने आपको, पहाड़ियां 600 से अधिक हो, समुद्र तल से अगर 600 से अधिक हो और 1800 से कम हो, 1800 से कम हो, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, समुद्र तल से अगर अपन एवरेज हाइट अगर मापते हैं तो 600 से तो अधिक होनी चाहिए और 1800 से कम होनी चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, पहाड़ियां बोलेंगे। इसके आगे की चर्चा करते हैं, इसके आगे की चर्चा करते हैं। और यहां पे लिखता हूं मैं पहाड़। पहाड़, और पहाड़ में क्या है, अपन नापेंगे किससे, इसको भी समुद्र तल से नापेंगे, समुद्र तल से, समुद्र तल से मापेंगे। और एवरेज हाइट इसकी 1800, यहां पे मैं मीटर लिखना भूल गया, मीटर 1800 से अधिक हो और 2700 से कम हो, तो यहां पे मैं लिखता हूं 2700 मीटर। अगर एवरेज हाइट 1800 मीटर से अधिक हो और 2700 मीटर से कम हो, उसको अपन पहाड़ की कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा बात करें अपन आगे की, तो आगे में एक फिर बनाता हूं आपके सामने, और ये बना दिया मैंने पर्वत। पर्वत, और इसकी भी ऊंचाई का मापन किससे करेंगे अपन, समुद्र तल से। किससे करेंगे, समुद्र तल से। और 2700 से अबोव, मतलब 2700 से अधिक, अधिक किसमें हो, मीटर में, उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्वत की कैटेगरी में रखेंगे। मैंने आपको बताया समुद्र तल से अगर 300 मीटर तक की ऊंचाई हो तो उसको अपन मैदान की कैटेगरी में रखेंगे। और फिर मैंने आपको बताया अगर 300 मीटर से ज्यादा हाइट हो और 600 मीटर से कम हो या फिर 600 मीटर तक हो तो उसको अपन पठार की कैटेगरी में रखेंगे। 1800 से कम हो अपन पहाड़ियों की कैटेगरी में रखेंगे। और 1800 से अधिक हो और 2700 से कम हो उसको अपन पहाड़ की कैटेगरी में रखेंगे। और 2700 से अधिक हो उसको अपन क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। तो ये मैंने आपके सामने पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, मैदान, इन सब का वर्गीकरण बताया। इसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया ये जो इसके अलावा अगर बात करें अपन पठार की, तो इस पठार का ऊपरी भाग क्या होता है, इसका ऊपरी भाग, इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, सपाट होता है, सपाट, सपाट, या फिर अपन उसको कह सकते हैं पाट। ये जो पठार बताया था मैंने आपको, जिसकी एवरेज हाइट 300 मीटर से अधिक और 600 मीटर से कम बताई थी मैंने, उसको अपन क्या बोलते थे, पठार। और पठार का ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है, सपाट, या फिर उसको अपन कह सकते हैं पाट, समतल होता है। कहने का मतलब ये है मेरा। इसके आगे की चर्चा करते हैं। जैसे कि बात करें अपन पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां और मैदान, इनके अगर निर्माण की बात करें अपन, निर्माण, इनका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की चर्चा करें अपन, तो निर्माण की अपन अगर व्याख्या करें, इसके निर्माण की अगर अपन व्याख्या करें, व्याख्या, तो व्याख्या किससे की जाती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक सिद्धांत, सिद्धांत क्या बताया मैंने आपको, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से इन पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियों और मैदान के निर्माण की क्या की जाती है, व्याख्या। मैंने आपको बताया ये जो पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां और मैदान, इनके अगर निर्माण की बात करते हैं अपन, तो निर्माण की व्याख्या किससे की जाती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। अब अपन बात करते हैं इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। तो पहले अपन बात करते हैं ये प्लेट शब्द किसने दिया, फिर उसके अलावा मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें आपको ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का क्या मामला है, किस प्रकार दो प्लेटें बताऊंगा मैं आपको, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, किस प्रकार इन प्लेटों में गति होती है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि इनके निर्माण की व्याख्या किससे करते हैं अपन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से। और ये प्लेट शब्द किसने दिया था, अगर बात करें ये प्लेट शब्द किसने दिया, ये जो प्लेट शब्द था ये किसने दिया, तो ये दिया था कनाडा का, कनाडा का भूगोलविद, कनाडा का एक भूगोलविद था, भूगोलविद जिसके
नाम की बात करें अपन तो नाम था उसका टूजो विल्सन। नाम क्या था उसका? टूजो विल्सन। टूजो विल्सन, क्या नाम था उसका? टूजो विल्सन। इस टूजो विल्सन के द्वारा यह प्लेट शब्द दिया गया था। मैंने आपको बताया यह जो प्लेट शब्द था यह किसके द्वारा दिया गया? यह कनाडा का एक भूगोलविद था जिसका नाम था टूजो विल्सन। इसके द्वारा यह प्लेट शब्द दिया गया। इसके बाद में अपन बात करें, यह जो प्लेट विवर्तनिक जो शब्द है यह किसने दिया? तो यह दिया था मॉर्गन ने। यह किसने दिया? मॉर्गन ने। ये जो प्लेट विवर्तनिक शब्द था ये किसने दिया? मॉर्गन ने। और अगर अपन प्लेट विवर्तनिक इस संपूर्ण की बात करें, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया था? तो ये दिया था हेरी हेस ने। ये किसने दिया? हेरी हेस ने। मैंने आपको बताया ये जो पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां और मैदान है इनके निर्माण की जाती है व्याख्या। और व्याख्या किससे करते हैं अपन? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से इसकी व्याख्या करते हैं। और ये प्लेट शब्द किसने दिया था? कनाडा का एक भूगोलविद था जिसका नाम था टूजो विल्सन। और प्लेट विवर्तनिक अगर शब्द आपसे पूछे किसने दिया तो ये दिया था मॉर्गन ने। और अपन बात करें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हेरी हेस के द्वारा दिया गया था। इसके आगे की चर्चा करते हैं। और आपको पता होगा अरावली को अपन पहाड़ियां या पर्वतमाला क्यों कहते हैं? अरावली, अरावली की बात करते हैं अपन। अरावली, अरावली। अब आपने बहुत सी गाइडों में पढ़ा होगा अरावली, कुछ जगह पर अपन को अरावली पर्वतमाला मिलती है और कुछ जगह पर अरावली की पहाड़ियां मिलती है। तो मैं बात बताता हूं आपको। अरावली जब इसका निर्माण हुआ, जब इस अरावली का निर्माण हुआ उस समय इसकी हाइट क्या थी? 2800 मीटर। और मैंने आपको बताया अगर 2700 मीटर से ज्यादा हाइट होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पर्वतमाला बोलेंगे। इसी कारण ये क्या है? एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला है। मैंने क्या बताया आपको? अरावली का जब शुरुआत में निर्माण हुआ उस समय इसकी हाइट क्या थी? 2800 मीटर थी। इसी कारण इसको अपन क्या कह सकते हैं? पर्वतमाला कह सकते हैं। लेकिन यह तो निर्माण के समय की बात है। लेकिन अगर अपन वर्तमान की बात करें, अगर वर्तमान की बात करें अपन तो वर्तमान में इसकी हाइट क्या रह गई है? 930 मीटर इसकी हाइट रह गई है। इसी कारण मैंने आपको क्या बताया, अगर 600 से अधिक हो और 1800 से कम हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पहाड़ियां। ये फंडा क्या है? ये वाला है। मैंने आपको क्या बताया, यह अरावली जब इसका शुरुआत में निर्माण हुआ था, निर्माण के समय इसकी हाइट क्या थी? ऊंचाई क्या थी? 2800 मीटर थी। इसी कारण इसको अरावली, बहुत सी गाइडों में अपन को अरावली पर्वतमाला मिलता है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में इसकी जो हाइट है ना वो 930 मीटर ही रह गई है। किसकी? अरावली की। इसी कारण इसको पहाड़ियों की कैटेगरी में रखा गया है वर्तमान में। और बात करें अपन अरावली, तो अरावली में क्या थी? पहाड़ियां। अरावली में क्या थे? अरावली की बात करें तो यहाँ पे क्या थी? चट्टाने, चट्टाने। और चट्टाने भी आपको पता होगी दो प्रकार की चट्टाने होती है। कितने प्रकार की चट्टाने होती है? दो प्रकार की। एक तो बात करें अपन कठोर चट्टान की, कठोर चट्टान। और बात करें अपन मुलायम चट्टान की, मुलायम चट्टान। क्या बताया मैंने आपको? कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान। तो ये कठोर चट्टाने तो ऐसे की ऐसे ही रही और इन मुलायम चट्टानों का क्या हुआ? अपर्दन हो गया, अपर्दन, अपर्दन हुआ। और अपर्दन के कारण इसकी हाइट घट के क्या हो गई? 930 मीटर हो गई। इसका क्या है? अपर्दन हुआ और अपर्दन के कारण इसकी हाइट क्या हुई? वर्तमान में घट के क्या हो गई? 930 मीटर हो गई। और अपर्दन किससे हुआ? अपर्दन किससे हुआ? अगर अपन बात करें अपर्दन किससे हुआ, अपर्दन किससे हुआ इसकी बात करें अपन तो अपर्दन के साधनों में जैसे कि वायु की बात करूं मैं, जल की बात करूं आपसे, इनसे इसका अपर्दन हुआ। और ये कठोर चट्टाने अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये क्या है? वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है। ये क्या है? अवशिष्ट के रूप में, वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में। तो मैंने आपको बताया जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उस समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी। और मैंने आपको बताया 2700 मीटर से अधिक हो तो अपन किस में रखेंगे? उसको पर्वतमाला में रखेंगे।
लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इसकी हाइट घट के क्या है 930 मीटर हो गई। और हाइट कैसे घटी, ये जो दो प्रकार की चट्टानें बताई मैंने आपको, कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, इन मुलायम चट्टानों का अपरदन हुआ वायु और जल के द्वारा, इसी कारण ये वर्तमान में घट के 930 मीटर रह गई है। और 930 मीटर को मैंने पहले आपको बताया था, 930 मीटर हो तो उसको अपन पहाड़ियों की श्रेणी में रखेंगे। और ये जो कठोर चट्टानें हैं अब वर्तमान में अपन को अवशिष्ट के रूप में दिखाई दे रही है। इसके आगे की चर्चा करते हैं। और अपन पढ़ किसको रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को। तो अपन बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेश, बात किसकी कर रहे हैं अपन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो मैंने बताया आपको, भौतिक प्रदेशों की परिभाषा बताई, किस प्रकार इनका निर्धारण किया जाता है, कहां से किया जाता है, कौन से सिद्धांत से इनके निर्माण की व्याख्या की जाती है, और अरावली को अपन पर्वतमाला या फिर पहाड़ियां क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा की। उसके बाद में बात करें अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। तो भौतिक प्रदेशों को क्या हुआ, एक भूगोलविद हुआ जिसका नाम था डॉक्टर वीसी मिश्रा। एक का नाम क्या बता रहा हूं मैं आपको, डॉक्टर वीसी मिश्रा। और इसने क्या किया, इस राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। क्या बताया मैंने आपको, ये जो डॉक्टर वीसी मिश्रा हुआ इसने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। और कब बांटा था, 1967 एंड 68 में। कब बांटा, 1967-68 में। उसके अलावा एक विद्वान हुआ जिसका नाम था डॉक्टर रामलोचन सिंह। और इसने क्या किया, इसने भी 3 कैटेगरियों में इस राजस्थान को बांटा। तो अपन पहले 7 भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। एक तो बताया इसने पश्चिमी शुष्क प्रदेश बताया। उसके अलावा इसने बताया अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके अलावा इसने बताया नहरी प्रदेश। उसके अलावा इसने बताया अरावली प्रदेश। उसके अलावा इसने बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो 6ठे नंबर पे बताया इसने दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या बताया इसने, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। उसके अलावा बात करें अपन उसके अलावा बात करें अपन 7वें नंबर पे चंबल बीहड़ की बात करें, या इसी को कह सकते हैं लूणी प्रदेश। तो ये बताया मैंने डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। मैंने बताया आपको पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश बताया मैंने आपको। और बताया मैंने आपको चंबल बीहड़ या फिर लूणी प्रदेश। आपको एग्जाम में चंबल बीहड़ या लूणी प्रदेश दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, आप ध्यान रखना, चंबल प्रदेश या लूणी प्रदेश यह है। उसके अलावा डॉक्टर रामलोचन सिंह ने क्या किया, 1971 में राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा इसने। दो बड़े प्रदेश बताए इसने, 2 बड़े प्रदेश बताए। बात करें उन दोनों प्रदेशों की, एक बताया पूर्वी राजस्थान, एक बताया इसने पूर्वी राजस्थान, और दूसरा बताया इसने पश्चिमी राजस्थान। क्या बताया मैंने, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में वर्गीकरण किया और 2 बड़े प्रदेश बताए इसने, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। उसके अलावा बात करें अपन 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश, 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश। क्या बताया, 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश बताए। उसके अलावा इसने क्या बताया, 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में 13 उपश्रेणी, बात करें अपन क्या, 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में बांटा।
13 उप श्रेणी के भौतिक प्रदेशों में हमारे राजस्थान को बांटा और 4 मध्यम श्रेणी प्रदेशों की बात करें अपन तो पश्चिम का मरुस्थल, उसके अलावा बात करें अपन पूर्व का मैदान, उसके अलावा बात करें अपन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। मैंने क्या बताया? पश्चिम का मरुस्थल, उसके अलावा पूर्व के मैदान, पश्चिम का मरुस्थल और एक है अरावली पर्वतमाला। ये बताया मैंने आपको 1 2 3 और 4। तो मैंने आपको बताया जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इनका सबसे पहले वर्गीकरण किया डॉक्टर वीसी मिश्रा ने 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। पश्चिमी शुष्क प्रदेश बताया मैंने आपको, अर्ध शुष्क प्रदेश बताया, नहरी प्रदेश बताया, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और उसके अलावा मैंने आपको बताया चंबल बीहड़ या फिर लूणी प्रदेश भी अपन जिसको कह सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में राजस्थान को 2 बड़े प्रदेशों में बांटा गया, जैसे कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और 4 मध्यम श्रेणी प्रदेशों में बांटा, जैसे कि पश्चिम का मरुस्थल, पूर्व का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला जिसको मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा इसने 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में भी राजस्थान को बांटा था और वर्तमान में अपन इस रामलोचन सिंह का यह वर्गीकरण पढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं आप यहां से। वर्तमान में अपन किसको पढ़ते हैं? वर्तमान में इसी वर्गीकरण को अपन पढ़ते हैं। किसके वर्गीकरण? इसी वर्गीकरण को अपन पढ़ते हैं। क्या बताया मैंने आपको? ये जो 4 मध्यम श्रेणी के प्रदेश है जैसे कि पश्चिम का मरुस्थल, पूर्व का मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला, इस डॉक्टर रामलोचन सिंह के इस 1971 के इसी वर्गीकरण को अपन वर्तमान में पढ़ते हैं। कल अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे जैसे कि बात करें अपन पढ़ेंगे पूर्व का मैदान। इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।